मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट फोकस में है। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव ने पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बताकर एक बड़ा संदेश दिया। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं था, क्योंकि इसी मन से उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का पहला प्रत्याशी घोषित किया और सीट चुनी अयोध्या। और प्रत्याशी का नाम पवन पांडे, यानी एक ब्राह्मण चेहरा। राम मंदिर, चंदा चोरी का मुद्दा हो, बटुकों का सम्मान, घूसखोर पंडित का विवाद, ट्रांसफर पोस्टिंग में कथित पक्षपात, ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अखिलेश यादव पिछले कुछ महीनों में लगातार ब्राह्मण समाज से संवाद बना रहे हैं। लेकिन क्या ये रणनीति बीजेपी के इस कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? क्या ब्राह्मण समाज वास्तव में बीजेपी से इतना नाराज है कि वो उसे वोट देने में ही गुरेज करेगा या वोट नहीं देगा? क्या समाजवादी पार्टी का पारंपरिक यादव मुस्लिम आधार इस नई सोशल इंजीनियरिंग को सहजता से स्वीकार करेगा? ये कई सवाल हैं जो अखिलेश यादव की इस नई रणनीति के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए, इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम। कासिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं यहीं से कि अखिलेश यादव ने कहा पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है और पहला टिकट भी ब्राह्मण चेहरे को दे दिया। आप क्या इसे 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की जो नई सोशल इंजीनियरिंग है उसका आगाज मानते हैं? मैं इसे औपचारिक आगाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक वो तमाम बातें कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक संदेश दिया है पहला टिकट घोषित करके, वो भी अयोध्या से। नीरज जी, देखिए 403 सीटों में जो टिकट कंफर्म है उसमें एक टिकट ये तेजनारायण पांडे का भी कंफर्म है। मेरा अपना जिला है तो मैं जानता हूं कि तेजनारायण का टिकट पहले नंबर पे घोषित किया जाता है या 403 नंबर पे घोषित किया जाता। टिकट तो उनको मिलना था, उसमें दूसरे को टिकट था ही नहीं अयोध्या में। मतलब कोई मतलब नहीं है कि अयोध्या में दूसरे प्रत्याशी के बारे में चर्चा भी की गई, दूसरा प्रत्याशी टिकट भी मांग रहा हो। जैसे एक एक सीट पे समाजवादी पार्टी के एक दर्जन विधायक जो है टिकट मांग रहे हैं विधानसभा का, लेकिन अयोध्या में कोई टिकट मांगने वाला नहीं था क्योंकि तेजनारायण वहां से रह चुके हैं। उससे पहले उनके मामा विधायक रह चुके हैं, आपके जयशंकर पांडे जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन दूसरा पहलू जो सियासी पहलू है कि अखिलेश यादव अब पीडीए की पूरी जंग क्यों पूरे इतने साल तक लोकसभा के चुनाव के बाद से लगातार लड़ने के बाद अब पीडीए के जो पीडीए तीनों शब्दों के अलग अलग मायने निकालने में लगे हैं। ए के लिए उन्होंने आदि आबादी किया, आदिवासी किया, अगड़ा किया, ये तमाम करके फिर अल्पसंख्यक भी रखा उसमें। उसके बाद ये पहले पी से पंडित कहा था, पी और डी दोनों से पंडित कहा। मुझे लगता है अखिलेश यादव जैसा मेच्योर नेता जो इतने साल से राजनीति में है, लोकसभा रहे, नेता विपक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनको मतलब इस तरह से किसी शब्दों के साथ जो खेल है, ये मजाक न बन जाए धीरे धीरे करके ये सियासी तौर पे इसे मजाक लोग न उड़ाने लगे। ये बिल्कुल सही है कि ब्राह्मण जरूरत है तमाम लोगों की। वो जरूरत क्यों है? क्योंकि गाहे बगाहे ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में विरोध का सुर जो है सुनाई देता है। वो योगी आदित्यनाथ से नाराज है, बहुत खफा है, और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा देगा और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देगा। मैं समझता हूँ नीरज जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर ब्राह्मण की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है और आखिरी चॉइस भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। जहां पर कोई उम्मीदवार लड़ रहा हो, अब आप देखिए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से पीछे कर दिया, रोक दिया, बहुमत नहीं मिला उत्तर प्रदेश की वजह से। एक सांसद सनातन पांडे समाजवादी पार्टी, एक एमपी। मतलब आप सोचिए कि लोकसभा में क्या नतीजे नहीं आ सकते थे। उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या पहले प्रयास नहीं किया? सबसे बड़ा जो वोट बैंक है मुसलमान, जो समाजवादी पार्टी की ताकत कहा जाता है, उसके दर्जन भर एमएलए होने के बावजूद आपने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया, और सिर्फ नेता विपक्ष ही नहीं बनाया, उसके साथ साथ जो सदन की सबसे ताकतवर कुर्सी है मुख्य सचेतक मनोज पांडे को बनाया।
तो क्या वो सारी मेहनतें जो हैं सामने जो दिखाई दे रही हैं वो बेकार हैं? उसी अयोध्या की बीकापुर सीट पे आपके कैंडिडेट का नाम जो है राम लौटन निषाद है। राम लौटन निषाद के सिर्फ पुरानी तकरीरें चला दी जाएंगी तो सारा ब्राह्मण का जो अयोध्या का बुखार है और ब्राह्मण वोटों की जो एक बहुत बड़ी तकरीरें हैं वो वही दम तोड़ देंगी, वही धराशायी हो जाएंगी। अच्छा। किसी को बताने की जरूरत है राम लौटन निषाद के बारे में? मुझे लगता है सियासत में ये सारे पैतरे होते हैं, हर पार्टी ये पैतरे करती है। अखिलेश ने एक खूबसूरत पैतरा अयोध्या शहर, अयोध्या की सीट, अयोध्या से ब्राह्मण समाज का टिकट घोषित करके पी और डी दोनों को पंडित बता के एक कार्ड खेला है। सियासी कार्ड से ज्यादा मैं इसे नहीं देखता हूँ मेरा की। आपने कहा कि ब्राह्मण की पहली चॉइस बीजेपी है, आखिरी चॉइस भी बीजेपी है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक पलटवार आया है, हम उसे एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया भी मान सकते हैं। लेकिन अगर इतनी निश्चिंतता है तो फिर इस आक्रामकता की क्या ज़रूरत है? मतलब वो एक जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने रिएक्ट किया था कल, आज ब्रजेश पाठक ने रिएक्ट किया कि उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है जिसकी आखिरी लाइन है कि वोट ब्राह्मण इनके लिए वोट बैंक की लार है, चुनाव तक उसकी खातिर लार टपकाएंगे और उसके बाद पूछेंगे कौन ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण। बीजेपी की प्रतिक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तेजनारायण पांडे के उस बयान की तरफ पहले जाऊंगा जो उन्होंने ब्रजेश पाठक के लिए कहा। तेजनारायण पाठक ने कहा कि आप एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं करा सकते, हम उप मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। अपनी बैठक के अंदर ये बात कही तो ब्रजेश पाठक को तो जवाब देना ही है। भारतीय जनता पार्टी में वो उप मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण चेहरा है, सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में तो वही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे बहुत हो सकते हैं लेकिन कैबिनेट के अंदर तो ब्राह्मण चेहरा वही है ना, वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दर्जे के साथ है और मुख्यमंत्री के बराबर है। तो मैं समझता हूं कि ये तो आना ही था। जिस तरह से पिछड़े वर्ग की कोई भी बात होती है सबसे पहले केशव मौर्य बोलते हैं, इसी तरह समाज में ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी रणनीति होती है। मैं एक बार आप ही के साथ शो में था, मैंने शायद कहा था कि राम मंदिर पे मतलब अलग अलग चैनलों पे डिबेट में मुस्लिम भेजना कहाँ की अकलमंदी है? चंदा चोरी पे आप मुसलमान को भेज के वहां पे डिबेट कराइए, अमीर जामा तुम चले जाओ, शाहिद मसूद तुम चले जाओ, सैयद कासिम तुम चले जाओ, तो ये तो खुद ही शहीद हो जाएंगे। तो जिस कम्युनिटी की बात होती है, जिस बिरादरी की बात होती है, उसी का नेता जवाब देता है। तो अखिलेश यादव के ब्राह्मण पीढ़ी के जवाब में आया ब्रजेश पाठक का जवाब, और ये सियासत क्या एक रंग है और इस रंग को पूरे इंडिया में, पूरे देश में, पूरे भारत में देख रहे हैं। चलिए, एक और अलग से सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल में ही अपने एक संभावित प्रत्याशियों की एक सूची जारी की जिसमें 45 लोगों के नाम हैं। वो वही प्रभारी हैं जो कि जिन्हें संभावित प्रत्याशी इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और लेकिन एक भी उसमें जनरल कैटेगरी एक भी नहीं है, दलित हैं, ओबीसी है, मुस्लिम है। तो एक तरीके का सीधा सीधा संदेश है, ब्लैक एंड वाइट संदेश है कि भाई हम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स नहीं दे रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के वोट में भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा फोकस जो है वो साफ है। तो जब इतनी ब्लैक एंड वाइट पॉलिटिक्स एक तरफ से हो रही है तो अखिलेश यादव का जो ये आउटरीच है हर जगह पे पहुंचने का, अलग अलग सामाजिक तमाम समुदायों में पहुंचने का जो उनका ये एक आउटरीच की कोशिश है, ये क्या उनके अपने जो उनका अपना जो पुराना वोट बैंक है उसके अंदर कोई दुविधा पैदा करेगा? मेरा मतलब ये है कि भाई मुस्लिम, यादव या फिर इसके अलावा हम ईबीसी एमबीसी बात करते हैं, और भी तमाम समुदाय हैं, वो इतना ज़्यादा जब ब्राह्मण आउटरीच कर रहे हैं तो क्या उन्हें इस बात का डर नहीं है कि उनका अपना वोट बैंक जो है वो इससे गुस्सा हो सकता है? नहीं जी, जवाब थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर देखिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को दीपक निशान पर भी नहीं चाहिए था वोट मुसलमानों का, और कमल के फूल पे भी नहीं चाहिए। हालांकि वो राजनीतिक पार्टी है, निर्वाचन आयोग में दर्ज है, वो ये नहीं कहेंगे हमको मुसलमान वोट नहीं चाहिए। अपने तरीकों से ये मैसेज देते हैं कि सब ठीक है, हमको इनका वोट नहीं चाहिए। यही है ना कि बदल गई रणनीति।
जनसिंह से लेकर आज तक। जनता दल के साथ रहे तब भी उनको 370 याद रहा, जनता पार्टी में रहे तब भी 370 याद रहा, अपनी पार्टी खत्म करके जनता पार्टी गए थे तब भी 370 उनको याद रहा। तो ये एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के साथ जो पार्टी आगे बढ़ती है वो भारतीय जनता पार्टी बनती है। समाजवादी पार्टी का मंडल से लेके जो उनका एक सिलसिला चला, जिसको जनता दल के जरिए मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में, उससे पहले चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर लोहिया राम सेवक यादव के जमाने से मुलायम सिंह ने इसको बढ़ाया, तो वहां पर क्षत्रियों को उनको बड़ा अच्छा साथ मिला। आप देखिएगा समाजवादी पार्टी के पुराने तमाम आपको क्षत्रिय सोशलिस्ट लीडर मिल जाएंगे, और जिनको भगवती सिंह से लेकर तमाम लोगों ने मुलायम सिंह ने राज्यसभा भी भेजा और उनका सम्मान भी किया। अखिलेश यादव के साथ दिक्कत यह है कि वो चाहते हैं कि हम सब ले लें, मुसलमान हमारा ही रहे, क्षत्रिय हमारे साथ, जो हमारे पुराने क्षत्रिय हैं वो रहे हमारे साथ, पिछला हमारे साथ पीडीए के नाम पे आए, लोकसभा में हमने पिछला पीडीए कार्ड खेला, बहुत अच्छा चला, दलित हमारे साथ आर.के. चौधरी, क्या कहते हैं, इंजीत सरोज और ये अवधेश प्रसाद, इनके जरिए सब हम ठीक कर लें, और कांग्रेस के साथ अलायंस करके बहुजन समाज पार्टी का जो कमिटेड जाटो वोट है, जो पहले कांग्रेस का वोट हुआ करता था, उसको भी लेने, अब राव पंडित उसको भी हम ले लें। अब याद कीजिए 2022 में परशुराम के लिए अखिलेश यादव जो है वो फर्जा लहरा रहे थे मंच पे, बहुत बड़े मंच पे, वो चांदी का फर्जा ऐसे ऐसे अखिलेश यादव लहरा रहे थे, और टोपी नहीं लगा रहे थे उस जमाने में, बिल्कुल एकदम ऐसे, ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों को दूर रख रहा हो। वो 22 का इलेक्शन अखिलेश की हार की वजह यही बना था कि आप फर्जा लहरा रहे हैं, टोपी नहीं लगा रहे, अवतार नहीं करा रहे। मुझे लगता है कि ये सबको खुश करना सियासत में मुमकिन नहीं है। काशी राम अगर सफल हुए थे तो वो सबको खुश नहीं रख रहे थे, 3 नाम लेके उन्होंने कह दिया था भैया आप ठीक है अपने घर पे रहिए, परेशान ना कीजिए, और वो सफल हो गए थे। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण जैसी समझदार कौम, सियासी तौर पे, बाकी समझदारी उसमें हो ना हो, लेकिन मैं अपने 40-42 साल के सियासी जो हमने मैदान में देखा है, व्यक्तिगत संबंधों में भी और ऐसे भी अपना पत्रकारिता करते हुए भी, मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण से ज्यादा समझदार को होगा। 2007 में बड़ा हल्ला था, बड़ा कैश किया लोगों ने कि सब सोशल इंजीनियरिंग बन गई। आप ही ने बताया था कि सीएसडीएस का डेटा कहता है कि 30% के अंदर मुसलमान, क्या कहते हैं, ब्राह्मण वोट मिला था, 30% के अंदर। तो ब्राह्मण इतना जो है वो अपना जो उसका मकसद है, अच्छा, ब्राह्मण नाराज क्यों है? यूजीसी की वजह से नाराज जी। आपका स्टैंड यूजीसी पे क्या है, तो आपसे खुश क्यों हो जाएगा? मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही है। इतना ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत कम से कम अभी तो नहीं है नीरज जी। ओके, चलिए एक सवाल मायावती पे भी है। इस पूरा राजनीतिक विमर्श चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, हम देख रहे हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, सड़क से लेकर संसद तक बहुत जिसे कहते हैं कि हलचल भरा है, लेकिन मायावती का साइलेंट मॉडल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब वो अपनी एक्सपोस्ट पे नजर आती हैं, प्रेस विज्ञप्तियों में नजर आती हैं। आपको लगता है कि मौजूदा माहौल में या जिस तरह की लड़ाई 2027 को लेकर जिस लड़ाई की ज़मीन तैयार हो रही है, उसमें मायावती का ये पुराना स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है ये उसी तरह काम करेगा? और 2027 में जो बात कही जा रही है कि क्या मायावती की वापसी होगी, तो वो इसी स्टाइल ऑफ वर्किंग के जरिए मायावती करेंगी या उसमें कोई बदलाव? देखिए नीरज जी, मायावती अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग तो बदलने नहीं जा रही है। मतलब ये तो कोई उम्मीद ना करे, और लोगों ने उनके अपने लोग भी इस बात पे यकीन कर चुके हैं कि वो अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग नहीं बदलेंगी। लेकिन 2022 और 2027 में इतना अंतर मैं देख पा रहा हूं कि 2022 में नामांकन के दिन तक प्रत्याशियों को ढूंढा जाता था, पकड़ा जाता था, अपने लोगों को कहीं नामांकन करा दिया, कहीं आपके लोगों को नामांकन करा दिया, इस तरह से बसपा ने चुनाव लड़ा था। 2027 में इतना परिवर्तन देख रहा हूं कि वो चाहे हाथरस में अवनी शर्मा हो, या झांसी की माधवगढ़ के आशीष पांडे हो, या जौनपुर की मुगरा बादशाहपुर के विनोद मिश्रा हो,
इस तरह के लोग बहुजन समाज पार्टी के अभी से अपने टिकट की घोषणा करा के फील्ड में और लगे पड़े हैं और जुटे पड़े हैं। मैं अक्सर कहता हूं, आपके शो में भी मैंने ज्यादातर ये बात कही कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट ऐलान होके नहीं मिलता। बहुजन समाज पार्टी का टिकट जब मिल जाता है तो उसका ऐलान होता है। मतलब आप समझिए उसकी जो शर्तें हैं, हाँ, उसमें ये तो अगर बिल्कुल। आपके टिकट में एक किताब का भी फर्क है तो फिर हम्म, आपके टिकट की घोषणा नहीं होगी। तो दूसरे में ये हम्म, अंतर, और उसके बाद अगर उनके पास लगभग 5 ब्राह्मण अब तक वो दे चुके हैं, मुझे 3 के तो पता है जो मैंने आपको बता दिए। तो ये हम्म, एक 22 के मुकाबले में मैं बेहतर देखता हूँ 8 के मुकाबले में। अब रही वोट की बात, हम्म, देखिए जो सिनारियो बन रहा है नीरज जी, जो अंदर पक रही है चीजें, जो खिचड़ी पक रही है, उसमें 2 ऑप्शन हैं। हम्म, जैसे इफ बट की राजनीति है, अभी आप कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते। इमरान मसूद को कैद किया गया, इमरान मसूद को छोड़ दिया गया, फिर दीजिए सब हर चैनल इमरान मसूद बैठे हुए। कल से आप देख रहे हैं ना, पर 2 दिन से इमरान मसूद फिर तो सारे चैनल पे आ गया। आपने जी, कहा जी, जी। धीरज गुर्जर हटे, तो यह हुआ कि जो अखिलेश के दबाव में हटा दिए गए, हम्म, उनसे कड़वा वाला भेज दिया गया। तो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक मूव को किसी पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस के साथ जोड़कर देखना, एकदम से फैसला करना, मुझे लगता है कि यह नादानी होगी। अब आप समझ लीजिए कि यूपी में 2 चीजें हैं, अगर 2 में से कोई एक चीज होती है तो समाजवादी पार्टी इलेक्शन के फ्रे में ही नहीं होगी। नंबर 1, सपा और कांग्रेस का अगर अलायंस ना हुआ तो ये सारे जितने हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये ब्राह्मण आ जाएगा, पीडीए होगा, ये होगा, ये ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी से अब बेजार है और कांग्रेस को पसंद कर रहा है। हम्म, वो जी है हमारे, बार बार भाजपा आ जाती है, हम आपके साथ जाते हैं, फिर भी आ जाती है, इस तरह की चर्चा आपस की बैठकों में, पंचायतों में और शादी ब्याह में हो ही हम्म, जा करती। एक चीज, बहुजन समाज पार्टी का कहीं ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल जैसे दलों के साथ अगर एक गठबंधन हो गया तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत किसी एक हम्म, तेजनारायण पांडे के टिकट की घोषणा से तय होने वाली नहीं। और उत्तर जी, प्रदेश की सियासत को हम और आप अपनी मतलब अपनी फिक्र के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, या जो अब जमीनी हकीकत है उसके हिसाब से हम उस पर गुफ्तगू तो कर सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं। लेकिन फैसला जो है अभी अक्टूबर तक आप इस पे पता नहीं कितने उतार चढ़ाव देखेंगे हम आप। हम्म, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी दिल्ली की खामोशी आप देखिए, मतलब जी, दिल्ली ऐसा खामोश है, लग रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव ही नहीं। ऐसा हम्म। दिल्ली कभी देखा था हमने आपने? और योगी आदित्यनाथ ने 150 नहीं, मीटिंगें कर दिल्ली डाली, अपने 75 जिले। दिल्ली दिल्ली अपने पचड़ों में फंसा हुआ है ना सर। दिल्ली 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 साहब अलग पचड़ों में फंसा साहब, हुआ है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि दिल्ली अपने पैसों में फंसा हुआ है, लेकिन हाँ। उसके बावजूद दिल्ली के फैसले आप देखिए, यूपी के फैसले। अब आज उसी अतीक के दोनों लड़के जो हैं वो पैरोल पे अपने भाई की मिट्टी में जा रहे हैं। इससे पहले हम्म, हमने आपने देखा था इसे? हम्म। बाप की मिट्टी नहीं बिल्कुल। मिली। तो बहुत कुछ बदल रहा है नीरज जी, एक एक मतलब सेकंड बिल्कुल सेकंड जाहिर में बात। सिनारियो बदल। हम्म, तो मैं समझता हूं कि, और खास तौर से अखिलेश यादव के लिए, मैं बहुत दिनों से ये बात कहता हूं, आपके चैनल पे भी कहा, तमाम जगह का, अखिलेश यादव को मौका बहुत अच्छा मिला। उनके पास विपक्ष की एकदम जमीन खाली पड़ी हुई है, बहुजन समाज पार्टी के सारे नेताओं के पास आ चुके हैं, जितने बड़े नेता थे करीब करीब। हम्म, उसमें इन्होंने सिर्फ अपने आप को समेटना था, सजोना था और सही फैसले करने थे। कंफ्यूज आदमी या कंफ्यूजन के फैसले सियासत में नहीं किए जाते। सियासत में जो भी होता है स्पष्ट होता है, दिखाई देना चाहिए। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मुअल्लिम, अदीब और इस तरह की जो डिग्रियां थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसको बाकायदा अवैध घोषित कर दिया। हम्म। अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं, और पीडीएफ पाठशाला पे पूरा हंगामा काट दिया। तो आपको अगर ये लगता है कि ब्राह्मण जो है वो आपके साथ चला आएगा, मुसलमान आपके साथ रुका रहेगा, ये दोनों चीजें बड़ी मशकूक है, इसमें बड़ा 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 सोचने की बात होगी। नहीं, बिल्कुल वाकई। लगभग अभी तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही सोचा जा रहा है कि अ, मुस्लिम और यादव तो वो अब जो है जहाँ अपनी जगह पे हैं वहीं पे होंगे। लेकिन आपने ये बात सही कही है कि अभी जैसे जैसे वक्त और करीब आएगा, आगे जाएगा, बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें अभी हमें और ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो
मायावती हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की बात हो, या फिर इसके अलावा और तमाम दल हैं जो अभी तो हम फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के चश्मे से ही 2027 को देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बदलाव होने अभी बाकी हैं। हमारी नज़र उन पर रहेगी। इस दिलचस्प बातचीत के लिए और इस मामले को तफसील से समझाने के लिए कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी तकनीकी खराबी की वजह से एक ये होता है। आपको आज लंबा इंतज़ार हमें करवाना पड़ा। बाकी फिर भी आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।